Anji class, so welcome you all in third lecture of chapter gravitation, class 9. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे बेटा सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रिपेटल फोर्स। तो आज हम जो बात करेंगे अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और केपलर्स लॉ। ठीक है, देखिए। सो फर्स्ट इज आवर टॉपिक इज importance of gravitational force। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था दैट एवरी प्लैनेट और एवरी ओके वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन that need a centripetal force, and that centripetal force comes from the gravitational force between the sun and the planet. Similarly, every satellite which is revolving around a planet, either that is a natural satellite or it is an artificial satellite, ठीक है ना। So that satellite is revolving around the planet, that also needs a centripetal force, and from where that centripetal force comes, because of the gravitational force between the planet and the satellite. So you can say every centripetal force existence can be explained with the help of gravitational फोर्स। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मैं लिख देता हूँ पहले, एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। अब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, ठीक है ना। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है या अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर मतलब क्या, ये गैसियस एनवेलप। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर मींस क्या होता है, गैसियस एनवेलप, यानी एक बहुत सारा एरिया जहाँ पर बहुत सारी गैस हो। जैसे हम एटमॉस्फेयर के चार मेन पार्ट्स करते हैं, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है ना। तो जिसमें अलग अलग गैसेस हो, जैसे आपने सुना होगा अभी पहाड़ों पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है कि पहाड़ों पर हम अर्थ सरफेस से ऊपर चले गए, और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल पुल की जो कैपेसिटी है गैस को होल्ड करने की, वो कम हो जाएगी, और धीरे धीरे गैस एस्केप करना शुरू कर देगी, ऊपर जाना शुरू कर देगी, निकलना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। इट मींस क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में देखो, ये अगर हमारी अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ लगभग ये 400 किलोमीटर तक, लगभग ये 400 किलोमीटर तक क्या है, अर्थ ने एटमॉस्फेयर को, गैसियस मॉलिक्यूल्स को, पूरे सिस्टम को, पूरा जो गैस का सिस्टम है, जो भी गैसेस हैं यहाँ पर, उन सबको होल्ड करके रखा हुआ है। किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। अब ग्रेविटेशनल पुल मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसने लगाया, अर्थ ने किस पर लगाया, गैस पर लगाया, क्योंकि गैस का अपना मास होगा बेटा, अर्थ का अपना मास है। ठीक है ना। तो अर्थ उस गैस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, खींच के रखती है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये भी किससे एक्सप्लेन हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही एक्सप्लेन हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें एक चीज और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मून के ऊपर मून का अपना एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। तो रीजन ये है कि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बहुत कम है, या ये 1/6 है। ठीक है ना। और उस कमी की वजह से वो गैस पार्टिकल्स को होल्ड नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता, और गैस वहां से क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, चली जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए मून का अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। या फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स के बारे में बोल सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स।
जो समुद्र के अंदर पानी का लेवल है 15 दिन अंदर 15 दिन बाहर, ये जो पानी का लेवल चेंज होता है ये किसकी वजह से होता है? अर्थ और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसमें लगातार वेरिएशन आते रहते हैं, ठीक है ना, बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि अर्थ मून जो है वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व की वजह से जो डिस्टेंस है वो वेरी करती है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी कर जाता है और उसकी वजह से पानी का जो लेवल है समुद्र के अंदर वो अंदर और बाहर अप और डाउन चलता है, जिसको हम टाइड्स बोलते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स भी किससे एक्सप्लेन हुई? ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्सप्लेन हुई, ठीक है ना। और हम अपनी अगर बात करें, हम चल पा रहे हैं तो किसकी वजह से? ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें हमने पैर ऊपर उठाया तो हमें हम कितनी देर पैर ऊपर उठा के रख सकते हैं? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद क्या एक दर्द सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज रेगुलरली हमारी बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आपने एक चीज सुनी होगी कि जो लोग स्पेसशिप में जाते हैं या जो आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं उनको रेगुलरली बोला जाता है कि आपने 5 से 6 घंटे एक्सरसाइज करनी है। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल पुल कम है तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए उनको एक्सरसाइज करना जरूरी है। पर हम यहाँ पे 1 हफ्ता 2 हफ्ता एक्सरसाइज नहीं भी करें तो चलेगा, बट दे कैन अगर वो नहीं करेंगे तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर देयर लाइफ ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटेशनल पुल की इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद या ब्लड सर्कुलेशन भी आप बोल सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और ये जितनी भी सोलर सिस्टम या सोलर या स्पेस या सैटेलाइट के बारे में जितनी भी स्टडीज होती हैं वो सब किस पर आधारित होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस्ड होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। सेंट्रिपेटल फोर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स या वॉकिंग या ब्लड सर्कुलेशन, और भी बहुत सारे लिख सकते हो आप। सोलर, स्पेस या सैटेलाइट की जो भी स्टडीज होती हैं दे आर ऑल एक्सप्लेन और बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स। किस पर बेस्ड है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस्ड है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा केपलर्स के लॉ, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। कर दो इसे अरेंज। चलिए, तो केपलर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। केपलर ने क्या बोला कि जितने भी प्लैनेट हैं, केपलर ने बोला जितने भी प्लैनेट हैं वो सब अराउंड द सन रिवॉल्व करेंगे इन एन इलिप्टिक ऑर्बिट। मैं लिखता हूं पहले, देखो। फर्स्ट है all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit where sun is situated at one of the foci, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, फोकी, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी के सभी सन के चारों तरफ, सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अराउंड द सन एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये इस तरीके से, ये हमारा एलिप्स हो गया एक, ठीक है जी। इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस और इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस, ठीक है। एक माइनर एक्सिस है और एक हमारा मेजर एक्सिस है, ठीक है। और इसके 2 फोकस होते हैं। कितने होते हैं? 2 फोकस होते हैं। तो फोकस का प्लूरल ही फोकी है, ठीक है ना। तो ये आपका फोकस F1 है, ये आपका फोकस F2 है। और ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, इस पाथ पे आपका प्लेनेट रिवॉल्व करेगा। ये बात अलग है कि हर एक प्लेनेट एक ही ऑर्बिट पे रिवॉल्व, हर एक प्लेनेट का अपना अलग अलग ऑर्बिट होता है। किसी का कोई some of them is near to the sun and other are far from the sun, दूर होते हैं, कुछ नजदीक होते हैं, सबका अपना अलग अलग ऑर्बिट होता है। बट all of them are revolving around the sun in an elliptical orbit। कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा,
तो अब इसके बाद अब मैंने बोला गया सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस, सन जो है उन दोनों में से किसी एक फोकस पर होगा। तो ये दो है, मान लेते हैं कि सन हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। और अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ जो है वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होगी, अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग पोजीशन पर होगी, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व सॉरी all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit where sun is situated at one of the foci, दोनों में से किसी एक फोकस पर सन होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ ये कहता है कि एवरी प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो समझते हैं इसको। Every planet sweep out equal area in equal interval of time, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, और ये मैं मान लेता हूं क्या है हमारा सन। तो अगर मैं अर्थ की बात करूं बेटा तो मैं ये दो पोजीशन ले रहा हूं, ये वाली, ये दो पोजीशन ले रहा हूं, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, ठीक है ना। अब अर्थ को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर आने में मान लेते हैं 10 डेज लगते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम, हमने एज्यूम किया कि अर्थ को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर आने में 10 डेज लगते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी दो पोजीशंस ले ली, P3 और P4, और यहाँ P3 से P4 पर आने के लिए भी अर्थ को कितने दिन लगते हैं, 10 डेज ही लगते हैं। तो ये जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये आपका सेकंड लॉ है कि एवरी प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया पास करेगा, वो क्रॉस करेगा अपने ऑर्बिट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। जितना एरिया ये वाला होगा, अगर मैं इस पॉइंट को O बोल रहा हूँ तो O P4 P3 O ये वाला एरिया, और O P1 P2 O ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। एवरी प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये सेकंड लॉ है हमारा, ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा सा लॉजिक आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, ये डिस्टेंस भी 10 डेज में ट्रेवल की गई है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, ये भी 10 डेज में ट्रेवल की गई है। तो आइडिया लग गया होगा आपको कि यहाँ पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा, और यहाँ पर स्पीड क्या होगी, कम, ठीक है ना। यहाँ पर स्पीड ज्यादा, यहाँ पर स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कम डिस्टेंस है उतना ही टाइम लिया है। यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस है तो भी उतना ही टाइम लिया है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए स्पीड ज्यादा होगी और कम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए स्पीड कम होगी। इस लॉ से ये पता लगता है कि जब प्लैनेट सन के नजदीक होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जब प्लैनेट सन के दूर होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये इस पॉइंट से, इस लॉ से हमें कंक्लूजन मिला, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड लॉ ये कहता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। थर्ड क्या कहता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, और आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, या इसको हम बोल देते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। देखो पहले मैं टाइम पीरियड बताता हूँ आपको। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन राउंड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन राउंड। अब जैसे प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट एक राउंड पूरा करने में जो टाइम ले रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, टाइम पीरियड। अच्छा, और ये आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट और सेमी मेजर एक्सिस। ये देख लो, पहले आपको बताता हूँ सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा। तो ये हमारे पास इलिप्स है, ये वाला क्या था, मेजर एक्सिस था, ये वाला क्या था,
माइनर एक्सिस था, ठीक है ना। तो ये जो हाफ डिस्टेंस है ना, ये जो हाफ डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मेजर डिस्टेंस की हाफ जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे। और कई बार क्या है, अक्सर कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हम ये इसको एलिप्स ना मानकर इसको सर्कुलर मान लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी आसान हो जाए, तो जब सर्कुलर मानेंगे तो फिर उसको इस सेमी मेजर एक्सिस को किसके बराबर ले लेंगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बराबर ले लेंगे। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि जो टाइम लगने वाला है एक राउंड पूरा करने में, उसका स्क्वायर इस रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा केपलर का सेकंड लॉ है। ये चलो इसको थोड़ा और डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वलिटी हटा के आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा थर्ड लॉ, और एक दो क्वेश्चंस भी कराता हूँ, ठीक है। अब तो इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस की, ग्रेविटेशनल फोर्स की और केपलर के तीनों लॉ डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में करेंगे, टाइम काफी हो गया इस लेक्चर का, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।